नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, आज के दौर की प्रमुख लेखिकाओं में से एक आशा पांडे की लिखी हुई कहानी डेढ़ सेर चांदी। वर्तमान हिंदी साहित्य में आशा पांडे जी प्रेमचंद जी की परंपरा का निर्वाह करते हुए भारतीय ग्रामीण जीवन की पृष्ठभूमि पर कहानियाँ लिखती हैं। आशा पांडे जी की कहानी डेढ़ सेर चांदी को रमाकांत स्मृति पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। ये कहानी 2021 में कथा देश पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और वहीं से चयनित हुई। प्रस्तुत है कहानी डेढ़ सेर चांदी, मेरी ज़बानी। मैं हूँ सीमा सिंह। किवाड़ उड़का था। नयिका कोहनी से किवाड़ ठेलकर अंगनाई में पहुंची। अंगनाई के कोने में बंधी दोनों बकरियां उसे देखकर मिमियाने लगीं। दिन भर से अकेला पड़ा भग्गू भी उठकर खटिया पर बैठ गया। नयिका का हाथ घास और बबूल की टहनियों से भरा था। मिस्र के यहाँ से आते जाते उसने रास्ते में बकरियों के लिए टहनियाँ तोड़ी थीं। बकरियां पिछले 2-4 दिन से खूंटे पर ही बंधी हैं बेचारी। संध्या सवेरे बाहर ले जाकर चराने का मौका ही नहीं मिल रहा है नयिका को। अभी 2 दिन और ऐसे ही चलेगा। घास और टहनियों को बकरियों के आगे डालकर नयिका ने पंजीरी बताशे की गठरी को पीढ़े पर रखा और बाल्टी रस्सी लेकर कुएं पर हाथ मुंह धोने चली गई। ठंडे पानी से छींटे मार मार कर मुंह धोया, हाथ पैर धोए, भरी बाल्टी आंगन में लाकर रखी और आंचल से मुंह पोंछते हुए ओसारे में आकर बैठ गई। अंगनाई में ही छान उठाकर 2 ओसारे निकाल लिए हैं नयिका ने। 2 कच्ची कोठरी और 2 छनेहर ओसारे का उसका ये घर भीतर घुसते ही उसे सुकून से भर देता है। कितना भी थक कर चूर हो गई हो, पर अपनी अंगनाई में आते ही उसकी आधी थकान खुद ब खुद चली जाती है। सुबह जब से गई थी तब से 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिली थी उसे। इतना बड़ा कार्यक्रम, आने जाने वालों की इतनी भीड़, बैठती भी तो कैसे। मिसिर काका बहुत भरोसा कर उसे बुलाते हैं, अगर वो भी बैठ जाएगी तो काम कैसे चलेगा। खड़े खड़े दोना भर पंजीरी बताशा फाँक कर पानी पी लिया था उसने और लगी रही बासन मांजने में, झाड़ू लगाने में। वहीं पुरबहीन और चमेला जांगर चुरा चुरा के इधर से उधर भाग रही थीं। 5-6 दोना पंजीरी फाँक गईं। जो भी उधर से प्रसाद बांटते हुए निकलता उसी के सामने हाथ पसार देती। अखंड रामायण पाठ के बैठक से पहले सत्यनारायण की कथा हुई थी, उसी का प्रसाद बंट रहा था। दिन भर लोग आते रहे, प्रसाद कम पड़ जाता तो किसी की इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है इन लोगों को। अगला भरोसा किए बैठा है और ये लोग उसकी इज्जत लेने पर उतारू हुई हैं। भगवान से भी नहीं डरती हैं ये लोग। नयिका का मन वितृष्णा से भर गया। सांझ धुंधलाने लगी। संजबाती की बेला में बैठकर सुस्ताने से काम नहीं चलेगा। नयिका ने मन ही मन सोचा और घुटने पर हाथ रखकर उठी। चूल्हे के पास कांच की एक डिबरी पड़ी थी, उसमें तेल आधी शीशी से भी कम था। नयिका ने शीशी को उठाकर देखा। आज का काम किसी तरह से चल जाएगा, कल के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। राम अजोरवा को कितनी बार कहा था कि बचवा, खंबे से तार खींचकर एक लट्टू मेरे आंगन में भी लटका दो। मिट्टी के तेल का खर्चा तो कुछ बचता, पर कुएं ने नहीं सुना। नयिका मनी मन बड़बड़ाते हुए डिबरी चलाकर अंगनाई के गौखे पर रख आई। वहाँ से दोनों ओर ओसारे में उजियारा फैल गया। भग्गू फिर गोंगो करने लगा। नयिका गोंगों के अलग अलग सुरों को पहचानती है। समझ गई कि उसका पति भूखा है। वो पंजीरी बताशा हलवा पूड़ी की गठरी उठा लाई। भग्गू की खटिया पर बैठकर खोलने लगी। उस धुंधलके में भी नयिका ने भग्गू की आंखों की चमक को देख लिया। मन ही मन मुस्कुराई। इसी चमक को देखने के लिए ही तो उसने वहाँ कौर भर भी कुछ नहीं खाया था, सब उठा लाई थी। मिसिर काका ने हलवा ज़्यादा दिलवा दिया था। काकी तो देने में कुछ आनाकानी कर रही थी, पर काका ने डपट दिया। दे दो उसे भरपूर, गुंगवा अर्थात भग्गू के लिए ले जाएगी। नयिका धन्य हो गई थी, इसीलिए तो मिसिर काका की एक आवाज़ पर दौड़ी चली जाती है। गुंगवा को पूड़ी के साथ अचार अच्छा लगता है। नयिका ने हिम्मत की। काकी, फाँक 2 फाँक अचार भी दे देती। काकी ने मुस्कुराते हुए बिना उसे झिड़के 3-4 फाँक अचार लाकर पूड़ी के ऊपर रख दिया। नयिका खाने की गठरी खोल रही थी। भग्गू ने सिरहाने से आधा प्याज और नमक निकाल लिया। नयिका सवेरे उसे प्याज रोटी देकर गई थी, उसी में से कुछ बचा लिया था भग्गू ने। नयिका मुस्कुराई। रखो उसे, अचार लाई हूँ पूड़ी के साथ। भग्गू गोगो करके हंसने लगा। भग्गू की हंसी नयिका के कलेजे में धंस गई।
इकलौता भग्गू माँ बाप का बहुत दुलारा था। दोनों जून उसे थाली में दाल भात रोटी तरकारी सब चाहिए थी। जब नयिका इस घर में ब्याह कर आई थी तब इस घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। 1.5 बीघा खेत का मालिक था उसका ससुर। माँ बाप बेटा तीनों जुटकर खेती करते, बाहर भी मजदूरी करते, घर में अनाज भरा रहता। भाजी तरकारी तो भग्गू घर के अगवारे पिछवारे की ज़मीन में ही बो देता। लौकी तरोई करेला आंगन की छान पर खूब लदे रहते। सास खुश होकर कहती, मेरे बेटे के हाथ में बहुत बरकत है। ऊसर पापड़ में भी बीज छींट देता है तो धरती सोना उगलने लगती है। अब यही भग्गू। नयिका ने थाली में पूड़ी अचार और हलवा रखकर भग्गू के आगे सरका दिया। भग्गू खाने लगा। थोड़ी देर बाद जब मन कुछ तृप्त हुआ तब उसका ध्यान नयिका की ओर गया। उसने इशारे से नयिका को भी खाने के लिए कहा। नयिका ने 2-4 पूड़ी, थोड़ा सा हलवा, दोना भर पंजीरी और बताशा भग्गू की थाली में और रख दिया। खुद बची हुई पूड़ियों को अचार से खाने लगी। दोनों के खा लेने के बाद भी कुछ पूड़ियाँ बची रह गईं। नयिका ने उसे सुबह के लिए ढककर रख दिया। दिन भर की थकान से उसका शरीर टूट रहा था। आंगन में रखी खटिया को बिछाकर उसने डिबरी बुझाई और लेट गई। चैत महीने का दूसरा पाक अर्थात पक्ष ही शुरू हुआ है, लेकिन गर्मी ने गांव को घेर लिया है। हवा ऐसी रूठी है कि पेड़ के पत्ते भी नहीं हिल रहे हैं। नयिका ने अपने आंचल से हवा करते करते सोचा, अब गर्मी दिन ब दिन बढ़ने लगी है, कल बक्से से बिना पंखी निकाल लेगी। पड़ोसी राम मंजूर का बेटा किसी बात पर जिद्दी आया है। पूरा घर उसे मनाने चुप कराने में लगा है। राम मंजूर की माँ और नयिका का गौना 1-2 रोज आगे पीछे ही आया था। साल भर के भीतर ही राम मंजूर पैदा हो गया था। अगर भग्गू उस दिन बाजार न गया होता तो आज नयिका का घर आंगन भी बच्चों से गुलजार होता। नयिका के सीने में एक टीस उठी, जिसे दबाते हुए उसने करवट बदल ली। कितने बरस बीत गए उस बात को। एक दिन भग्गू बाजार गया था। नयिका खाना बनाकर आंगन में और सास घर के बाहर बैठी भग्गू का इंतज़ार कर रही थी। उसके ससुर खा पी कर लेट गए थे, लेकिन कुछ कुछ देर में आवाज़ लगा कर पूछ लेते कि भग्गू आया कि नहीं। रात बीतती रही। नयिका और उसकी सास ने कौर नहीं तोड़ा। बस उदास और नींदी आंखों से भग्गू का इंतज़ार करती रहीं। भग्गू कभी कभी बाजार में चढ़ा लेता था। हो सकता है आज कुछ अधिक चढ़ा ली हो और कहीं पड़ा सो रहा हो। सास बार बार नयिका को यही कहकर दिलासा दे रही थी। रात बीत गई, घड़ी भर दिन भी चढ़ाया। भग्गू घर नहीं लौटा। भग्गू का बाप बाजार जाकर सब जगह छानबीन कराया। पता चला कि शराब की दुकान पर तो भग्गू कल गया ही नहीं था। 2 दिन 2 रात बीत गए, भग्गू का कहीं पता न चला। सास बहू छटपटाती हुई देवी देवताओं से मनौतियाँ मान रही थीं। ससुर गांव गांव बाजार बाजार घूमता हुआ भग्गू को खोज रहा था। पूरे 3 दिन बाद भग्गू विशेषर मिसिर को जिला अस्पताल के सामने दिखा था। बौराया हुआ सा इधर उधर घूम रहा था। मिसिर अपनी गाड़ी में बैठाकर उसे गांव ले आए। वो इतना डरा हुआ था कि घर आते ही अंधेरी कोठरी में जाकर दुबक गया। माँ ने उसका हाथ मुंह धुलाया, खाना खिलाया। कई दिनों तक धीरे धीरे पूछकर बड़ी मुश्किल से इतना जान पाई कि बाजार में कुछ लोगों ने उसे जबरन अपनी जीप में बिठा लिया था। जीप सड़क पर न चलकर किसी सुनसान राह पर आगे बढ़ गई थी। रात के अंधेरे में भग्गू रास्ता नहीं समझ पा रहा था। 3-4 घंटे इधर उधर घुमाने के बाद किसी घर के सामने उसे उतारा गया। पूरी रात और दूसरे दिन का पूरा दिन उसे कमरे में बंद रखा गया। तीसरे दिन दोपहर में अस्पताल ले जाकर उसकी नसबंदी कराकर छोड़ दिया गया। इस बीच कई पेपर में उससे अंगूठा लगवाए गए। वे लोग कौन थे, उसे किस जगह बंद रखे, किस अस्पताल में ले गए थे, इन प्रश्नों का एक भी उत्तर भग्गू के पास नहीं था। उसकी आवाज़ नहीं फूट रही थी। वह मुश्किल एक आध शब्द बोल पा रहा था। बस उस दिन के बाद से भग्गू न काम पर गया, न अंधेरी कोठरी की खटिया छोड़ी। धीरे धीरे वो पूरे गूंगे में बदल गया। भग्गू के माँ बाप ने सभी उपाय किए। ओझा वैद्य पीर फकीर यहाँ तक कि सरकारी अस्पतालों के भी चक्कर लगाते रहे, पर न जाने कैसा डर समा गया था भग्गू के भीतर, जो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अंत में हार कर बैठ गए सब। कितने साल बीत गए। पहाड़ से दिन एक एक कर बस सरक रहे हैं। नयिका करवट बदलने का सोच ही रही थी कि तभी खट से आवाज़ आई। अंधियारा पाक है। राम मंजूर के द्वारे खड़े बिजली के खंभे पर लगे बल्ब की रोशनी का एक छोटा टुकड़ा नयिका की अंगनाई में भी पसरा है।
नायिका ने सिर उठा के बकरियों की ओर देखा। तीनों चुपचाप बैठी हैं। भग्गू लघु शंका के लिए उठा है, सहारे के लिए वो लाठी लेता है, उसी की आवाज़ थी। नायिका निश्चिंत होकर करवट बदल लेती है। राम अजोर का नाती अभी भी जिद्दी आया है, पूरा घर लगा है उसे मनाने में। राम अजोर की माई पनाती देख रही है, खटिया से मचिया, मचिया से खटिया हुमकती रहती हैं। पतो नतहो उनके आगे पीछे घूमती हुई सेवा टहल करती रहती हैं। सब अपने अपने कर्म। नायिका ने एक लंबी सांस ली। कहते हैं भाई पट्टीदार का हिस्सा डकारना आसान नहीं होता, पचाना मुश्किल हो जाता है, पर राम अजोर का बाबा तो सब डकार गया। 1.5 बीघा खेत की मालकिन नायिका इसी राम अजोर के बाबा और बाप की करतूत से बिन खेती की हो गई है। आधा बीघा खेत उसके ससुर ने भग्गू की दवा पानी के लिए राम अजोर के बाबा के पास गहन रखा था। बड़ा भरोसा था उसे अपने चचेरे भाई पर। भाई ने भरोसा भी तो यही दिलाया था। कहता था तू मेरा भाई है, तेरे खेत गहन रख के मैं पैसे दूं और वो भी भग्गू की दवाई के लिए। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है। पर मेरे घर के लोगों और राम अजोर की माई को तो तू जानता है, मेरी जान खा जाएंगे ये लोग। बाकी इतना भरोसा रख कि तू पैसा नहीं लौटा पाएगा तब भी मैं तेरी ज़मीन लौटा दूंगा। ये बात तेरे मेरे बीच में पक्की समझ। नायिका के ससुर ने भाई की बात को पक्की समझ लिया। लंबे समय तक भग्गू का इलाज करने के बाद भी जब उसकी तबीयत में कुछ भी सुधार नहीं हुआ तो मजूरी से जोड़े पैसे को बचाकर गाहे बगाहे भाई को लौटाने लगा था। कितना पैसा लौटा पाया था ये तो नायिका को नहीं पता, किंतु ससुर को कई बार ये कहते हुए सुना था कि अब अधिक कर्ज नहीं बचा है, 1-2 साल में ज़मीन छुड़ा लूँगा। मगर भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। भग्गू की चिंता उसे खाए जा रही थी। देखते ही देखते ससुर ने खटिया पकड़ ली। घर की हालत खराब होने लगी। अकेली सास खेती नहीं करवा पा रही थी। मजबूर होकर उसके ससुर ने बचे हुए खेत को भी भाई को ही अधिया पर दे दिया। इस तरह पूरा खेत राम अजोर के बाबा के कब्जे में चला गया। सास ससुर के मरने के बाद नायिका के मन में कई बार आया कि अपनी खेती वो खुद करवाए। खेती से फुर्सत के दिनों में इधर उधर मजूरी भी कर ले। 2 जन ही तो बचे हैं, कुछ खेती से कुछ मजूरी से बीत जाएगी जिंदगी। अब तक राम अजोर का बाबा भी स्वर्ग सिधार चुका था, पर राम अजोर का बाप खेत को न सिर्फ हथियाए रहा बल्कि 1-2 साल बाद अनाज देना भी बंद कर दिया। जब नायिका ने आधे अनाज की मांग की तब उसने बैनामा पट्टे का कागज़ लाकर नायिका के आगे पटक दिया। देख ले इन कागज़ों को, इतने दिन से तेरी भुखमरी पर हम रहम खाकर दे रहे थे अनाज, नेकी का तो जमाना ही नहीं है, आधा अनाज मांग रही है। नायिका के लिए कागज़ पर लिखा काला अक्षर भैंस बराबर था। अगल बगल के लोगों ने कागज़ देखकर उसे बताया कि उसके ससुर ने राम अजोर के बाप को सारी ज़मीन बेच दी थी। सुनते ही नायिका जड़ हो गई। काटो तो खून नहीं। कई महीने लगे उसे संभलने में। लोगों ने उससे कहा कि पेपर की जांच करवा ले, असली है या नकली। पर नायिका किसके बूते जांच करवाती, और जांच करवाने की भी क्या ज़रूरत, वो तो समझ ही रही थी ये सारे पेपर नकली हैं। संतोष कर लिया उसने। सोचते हुए फिर से करवट बदल ली नायिका ने, पर अधिक देर लेटे नहीं रह सकी। उठकर बैठ गई खटिया पर। मन का सहला हुआ आया। थोड़ी देर बैठी रही, फिर अंगनाई के कोने में ढके गगरे से कटोरा भर पानी लिया और 1-2 घूंट पीकर बचे पानी से हाथ मुंह धोया। इधर उधर देखा, फिर आकर लेट गई। मिस्र के यहाँ आज रामायण का समापन है। होम हवन के बाद भोजन की व्यवस्था है। नायिका बर्तन मांझ कर उठी है। मिस्र काका बाहर पानी देवार रहे हैं, अर्थात छिड़क रहे हैं। नायिका बाल्टी लोटा लेकर उनके हाथ से पानी लेकर देवारने लगी। रामायण का संपुट गाया जा रहा है। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे। पानी छिड़कते छिड़कते नायिका के होंठ बुदबुदाने लगे। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे। सीधे भगवान का आशीर्वाद मिला है मिस्र काका को। 3 साल से उनका नाती डॉक्टरी में दाखिला के लिए पढ़ाई कर रहा था, लेकिन पास नहीं हो पा रहा था। काका ने अखंड रामायण का पाठ करवाया और दाखिला होने पर फिर से पाठ करवाने का मानता मान लिया। देखो तो भगवान की कृपा, उसे दाखिला मिल गया। काकी कह रही थी कि बड़ी शक्ति है रामायण में, कोई भी इच्छा मन में रखकर पाठ करवा लो, शर्तियाँ पूरी हो जाएगी। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे। बस गुंगऊ बोलने लगते। नायिका का मन हुलस गया। बोलने लगे तो क्या बोलेंगे गुंगऊ? पहले जैसे प्रेम मनोहर की बातें या इतने दिन की घुटन?
दिन भर सोचती रही नयिका कि मिश्राइन काकी से पूछे कि पाठ करवाने में कितना खर्च लगता है, पर हिम्मत नहीं जुटा पाई। अखंड पाठ है, बड़े लोग करवा सकते हैं पूजा, नयिका कहाँ से करवा पाएगी? 1.5 सेर चांदी बेचकर हो जाएगी ये पूजा? मिश्राइन काकी से पूछकर अंदाज़ा तो लग सकता है। दिन भर वो इस असमंजस में रही कि पूछूं या न पूछूं। शाम को उसने निर्णय लिया कि 2-4 दिन बाद जब सारे मेहमान चले जाएंगे तब अकेले में वो काकी से पूछेगी। 1.5 सेर चांदी, उसकी माँ यही बताती थी। माँ के गहने थे, उसकी विदाई में 24 लच्छे, करधनी तथा हाथ का तोड़ा उतार कर पहना दिया था माँ ने नयिका को। कुल 1.5 सेर चांदी में बने थे वे गहने। चांदी भी माँ के गौने के साल की, एकदम खरी, कोई मिलावट नहीं। अब कहाँ मिलती ऐसी चांदी? अच्छी चांदी के इतने जेवर पहनकर जब नयिका उतरी थी तो उसकी सास दंग रह गई थी। बड़े गर्व से जेठानियों देवरानियों को सुनाते हुए बोली थी, सचमुच की लक्ष्मी आई है मेरे घर। समधी ने इतना दिया कि मेरा घर भर गया। 1.5-2 किलो चांदी पहनकर उतरी है मेरी बहू। यहाँ तो 1.5 पाव चांदी में ही उतर आती हैं बहुएं। नयिका सास की बात याद करके मुस्कुरा उठी। तमाम मुसीबतें आईं पर सास ने उसके गहने नहीं बिकने दिए। उनके न रहने पर नयिका ने भी अपने गहनों को हिफाजत से रखा। जब खेत छिन गए तब यही गहने पूंजी के रूप में उसके पास बचे। नयिका ने भी अपने गहनों को हिफाजत से रखा। जब खेत छिन गए तब यही गहने पूंजी के रूप में उसके पास बचे। नयिका ने कोठरी में गड्ढा खोदकर मिट्टी के एक मेटिया में गहनों को रखकर मेटिया गड्ढे में गाड़ दी थी और उसके ऊपर अपना बक्सा रख दिया था। अब अगर ये गहने काम आ जाएं, भग्गू की आवाज़ के सामने इन गहनों का क्या मोल? कितने बरस हो गए भग्गू की बोली सुने। ब्याह कर आई थी तो भग्गू के होठों से फूल झड़ते थे। नयिका की कोठरी महकती रहती थी। साल भर ही रही थी वो भीनी महक, उसके बाद सब उजड़ गया। अब तो गूं गां के सिवा कुछ निकलता ही नहीं भग्गू के मुंह से। आज भी मिसिर काका के घर से परोसा मिल गया है। पूड़ी कचौड़ी, कोहड़े की भाजी, पीसी शक्कर भरपूर दिया है काकी ने। कल भी खाना ना बनाए तो इसी से काम चल जाएगा। भग्गू जब खा पी कर सो गया तब नयिका एक हाथ में डिबरी दूसरे में खुरपी लेकर कोठरी में गई। आज वो गहनों को देखकर अंदाज़ा लगाना चाह रही थी कि अखंड रामायण के लिए ये गहने पर्याप्त होंगे या नहीं। लोहे का बक्सा उठाते ही वो दंग रह गई। वहाँ की मिट्टी भुरभुरी और खुदी हुई लग रही थी। बक्सा एक ओर रख कर वो हाथ से मिट्टी हटाने लगी, मगर मेटिया न दिखी। नयिका की धड़कन बढ़ गई। घबराई हुई वो दोनों हाथों से मिट्टी हटाने लगी। पूरा गड्ढा साफ हो गया, किंतु गहने नहीं मिले। वो भागी भागी भग्गू के पास आई। भग्गू गहरी नींद में सो रहा था। नयिका ने उसे झिझोड़ कर जगाया। भग्गू चौंक कर उठ बैठा। कुछ देर लगी उसे बात को समझने में। फिर लाठी का सहारा लेकर वो नयिका के पीछे पीछे कोठरी में गया। खाली गड्ढा देख वहीं सिर पकड़ कर बैठ गया। नयिका कोठरी का एक एक सामान टटोलने लगी। कहीं बक्से में तो नहीं रख दिया था, या फिर झोले में? कहीं गोखे की डलिया में तो नहीं डाल दिया था, या फिर यहाँ से हटाकर कहीं दूसरी जगह तो नहीं गाड़ दिया था? नयिका का दिमाग काम नहीं कर रहा है। पूरी रात दोनों ने घबराते हुए जाग कर बिता दी। दूसरे दिन अगल बगल में खबर फैल गई कि नयिका के घर से 1.5 सेर चांदी चोरी हो गई है। रामजोर की माँ आंचल से मुंह ढककर हंसी। पेट भरने का ठिकाना नहीं, 1.5 सेर चांदी गाड़ रखी थी। लगता है पगला गई है गुंगवा की तरह नयिका भी। रामजोर की माँ की बातों में दम था। सभी मुस्की मार मार कर मजा ले रहे हैं। मिसिर काका सुबह से नयिका का इंतज़ार कर रहे थे। बहुत काम फैला है उनके घर। 1-2 दिन लगेंगे सभी चीज़ों को सही जगह पर रखवा देने में। इंतज़ार करते करते थक गए तो नयिका के घर तक चले आए। रामजोर की माँ की बात मिसिर काका को भी सही लगी। 1.5 सेर चांदी, वो भी नयिका के घर। कभी कोई गहना उसके शरीर पर दिखा तो नहीं। दुख झेलते झेलते बौरा गई है। मिसिर काका अपने घर लौट आए। रामजोर की माँ भग्गू की अंगनाई में बैठी हैं। बाकी सब अड़ोसी पड़ोसी नयिका को झूठी घोषित कर अपने अपने काम धंधे पर चले गए। भग्गू भौचक सा कभी नयिका को कभी रामजोर की माँ को देख रहा है। अचानक नयिका उठी और भग्गू का गला पकड़कर बोली, बता मुझे, तूने किस किस को बताया था कि घर में चांदी रखी है? बता जल्दी, नहीं तो मैं गला दबा दूंगी। नास पीटे, मेरे न रहने पर ये लोग कोरा डाल देते हैं, उसी पर सब उगल दिया। अब गूंगा बनकर बैठा है। खोद कर दे आया चांदी, बोल जल्दी, नहीं तो मार डालूंगी आज तुझे। रामजोर की माँ ने दौड़ के नयिका की पकड़ से भग्गू की गर्दन छुड़ाई और रोष में बोली, सच में पगला गई हो नयिका?
कुछ तो लाज लिहाज रखो, क्या क्या बके जा रही हो, कुछ होश है? हम चुपचाप सुन ले रहे हैं तो तुम बढ़ी जा रही हो। चुपचाप नहीं सुनोगी तो क्या करोगी? ताकत है बोलने की तुम में? तुम लाज लिहाज से खाने आई हो मुझे? तुम? अरे हम दोनों का मांस भी नोच कर खा जाओगी ना, तब भी तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। बढ़िया ही माया दिखाने वाली, चली जाओ यहाँ से। हाँ हाँ चली जा रही हूँ, गुंगवा की खातिर आती हूँ यहाँ। दिन दिन भर पड़ा रहता है, बिना खाए पिए नहीं देखा जाता। रोटी देने आ जाती हूँ, तुम्हारे स्वभाव से तो कोई तुम्हारी डेहरी न डाके। नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। राम अजोर की माँ बड़बड़ाती हुई उठकर चली गई। नयिका कुछ देर तक राम अजोर की माँ को कोसती रही, गरियाती बैठी रही, फिर उठकर भग्गू के सामने कल की बची हुई पूड़ी लाकर पटक दी। लो बकोसो, नहीं तो पूरे गांव में हल्ला हो जाएगा कि मैं दिन दिन भर तुम्हें खाना नहीं देती हूँ। भग्गू थाली एक ओर सरका कर सिर नीचे किए बैठा रहा। नयिका फिर से कोठरी में जाकर गहना खोजने लगी। जहाँ गहने को गाड़ कर रखी थी वहाँ फिर से खोद डाली। झोला, अलगनी, गोखा सब जगह फिर से खोज डाला। वो कभी आंगन में जाती तो कभी कोठरी में जाती है। एक पल को भी चैन नहीं मिल रहा है उसे। जब नयिका कोठरी से आंगन में आती है तो बकरियां उसे देखकर मिमियाने लगती हैं। रात से एक ही स्थान पर बंधी भूखी प्यासी बकरियां नयिका का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए बस मिमिया ही सकती हैं। भग्गू भी भूखा है। पूड़ी से भरी थाली उसके पास ही पड़ी है, पर खाए कैसे? नयिका का रोना, बड़बड़ाना, गरियाना लगातार जारी है। ऐसे में गले के नीचे कौर उतारना आसान है क्या? रात उतरने लगी है। नयिका थककर आंगन में बैठी है। ओसारे में एक ओर कल की बची हुई बबूल की टहनियाँ पड़ी हैं जो लगभग सूख गई हैं। नयिका ने उठकर सूखी टहनियों को बकरियों के आगे डाल दिया और नमक प्याज लाकर भग्गू की थाली में पटक दिया। दिन भर का भूखा भग्गू चाहता है कि नयिका भी कुछ खा ले, पर नयिका पानी पीकर वहीं बैठ गई। भग्गू भूख से छटपटा रहा था। वो पूड़ी में नमक लगाकर धीरे धीरे खाने लगा। नयिका कुछ देर तक भग्गू को खाते हुए देखती रही। फिर बड़ी नरम आवाज़ में उसने भग्गू से पूछा, सच बता, तूने मेरा गहना किसको दिया? भग्गू ने गूं गा करके सिर हिलाया कि किसी को नहीं दिया। नयिका ने फिर नरमी दिखाई, अच्छा ये बता, तूने राम अजोर की माँ को बताया था कि गहना बक्से के नीचे गाड़ रखा है? भग्गू ने सिर नीचे कर लिया। नयिका चिल्लाई, नास पीटे, अब मुंडी नीचे करने से क्या फ़ायदा, लुटवा दिया हरामी ने। कुछ देर शांत बैठी नयिका फिर से भग्गू और राम अजोर की माँ को गरियाने लगी। एक एक कर दिन बीतने लगे, किंतु नयिका का दुख, क्षोभ, गुस्सा कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। अब वो धीरे धीरे खाने पीने, उठने बैठने, सोने जागने का भी होश खो बैठी। राम अजोर की माँ भग्गू और नयिका को रोटी दे आती, जिसे नयिका कभी खा लेती और कभी पलट कर उनके ही मुंह पर फेंक देती। पूरे गांव में राम अजोर की माँ की सज्जनता की चर्चा जोरों पर है। चचेरी जेठानी का इतना प्रेम? नयिका चिल्लाती, यह इनके प्रेम का ही नतीजा है जो आज हम लोग इस हाल में पहुंच गए। पर अब नयिका की सुनता कौन है? अब वो पागल करार दे दी गई है। बच्चे उसे देखते ही चिल्लाते हैं, तुम्हारे घर में चोर घुसा, गहना लेकर भाग गया। नयिका डंडा लेकर दौड़ती है, डंडा फेंक कर बच्चों को मारती है। बच्चे खिलखिलाकर हंसते हुए भाग जाते हैं। नयिका चिल्लाते हुए कुछ दूर तक उनका पीछा करती है। नयिका को चिढ़ाने का एक नया खेल बच्चों को मिल गया है। भग्गू अब ठीक से गुंगुआ भी नहीं पाता है। आप अभी सुन रहे थे रमाकांत स्मृति पुरस्कार से नवाजी गई कहानी 1.5 सेर चांदी, जिसे लिखा था आशा पांडे जी ने। कहानी कैसी लगी अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। लाइक और शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।